वेस्ट नाइल फीवर जो है वो केरला के 3 डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर किया गया। कौन सी जीनस का होता है? कुलेक्स। क्यूलेक्स जीनस के जनरली कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट आइसोलेटेड इन अ वुमन, जो कि वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। युगांडा में आता है वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट। 15 ईयर्स में 44 जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई। हेलो 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 एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 6 है हमारा, दैट इज मे का सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट? ऑफ करंट अफेयर्स। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट ऑफ मे पढ़ लिया था। जितनी भी चीजें हमने देखी वो मे के शुरू के 15 दिन की थी। ये जो है ये हमारे अगले 15 दिन ऑफ मे, ठीक है। एंड यही चीज़ मैंने जो पिछली क्लास में भी आपको बताई थी कि रेनबो टूरिज्म नेपाल ने होस्ट करा। उसके बाद इथाइलिन ऑक्साइड का कंटेमिनेशन मिला। कहाँ? इंडियन स्पाइस ब्रांड्स में, जो कि MDH और एवरेस्ट में मिला, ठीक। कोविशील्ड की हमने कंट्रोवर्सी देखी कि TTS जो हो जाता है वो एक सिंड्रोम है, जो हो जाता है सिंड्रोम के जिसमें ब्लड क्लॉट वगैरह जमते हैं बॉडीज में। फिर तामजा ब्लू नाम से डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर हुआ है मेक्सिको में। 5th पॉइंट है आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला को अवार्ड मिला, जो कि ग्रीन नोबेल बोला जाता है, जो हमने लास्ट क्लास में अगेन पढ़ रखा था, सब कुछ कर रखा था। अगला आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, दोज टॉपिक्स आर वेस्ट नाइल फीवर, सबसे पहले मच्छर के काटने से होता है। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। फिर यूरोपियन यूनियन ने कुछ लॉज अडॉप्ट करे अगेंस्ट द वायलेंस विथ वुमेन। इसमें हम EU के बारे में भी पढ़ेंगे, एग्जैक्टली क्या होता है EU। और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 65th राइजिंग डे जो है वो मनाया। और पुतिन जो हैं उनको 5th टर्म एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। सबसे पहला वेस्ट नाइल फीवर। अब वेस्ट नाइल फीवर जो है वो केरला के 3 डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अलर्ट जारी कर दी गई हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स ले जा चुके हैं। ऐसा कुछ दिखता है। पूरा का पूरा जो वायरस है वो मॉस्किटो वेक्टर, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मच्छर होता है वो चिड़ियाओं को काटता है। यस, चिड़ियाओं को भी मच्छर काटते हैं। फिर वो या तो इनसे काट के इनके थ्रू जाते हैं एनिमल्स के पास और ह्यूमंस के पास। तो इन दोनों को ही प्रोन बना देता है वो इस फीवर के। वेस्ट नाइल वायरस, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया था पूरा कैसा दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप वायरस, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये जो है ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस के थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जो कि कौन सी जीनस का होता है? कुलेक्स। क्यूलेक्स जीनस के जनरली कंसिडर किए जाते हैं और इनको कंसिडर किया जाता है प्रिंसिपल वेक्टर्स WNV, ठीक है। बर्ड्स जो हैं वो अपने रिजर्वायर में एज अ होस्ट सर्व करती हैं। उसके बाद जो वायरस है वो फ्लाविवराइडे फैमिली और फ्लाविवराइडे फैमिली और फ्लैबी वायरस जीनस से आते हैं। जो वायरस है एग्जैक्टली कहाँ से आती है? फ्लाविवराइडे फैमिली एंड फ्लैबी वायरस जीनस। वायरस जो है ये वाला, ये कॉमनली अफ्रीका में पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है, मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और वेस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है। ये जो है सबसे पहले फर्स्ट आइसोलेटेड इन अ वुमन, जो कि वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। युगांडा में आता है वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट, 1937। तो अगर कोई आपसे पूछेगा बिल्कुल पीछे जाकर, अगर मैं बिल्कुल अच्छे से बताना चाहूँ तो वेस्ट नाइल कहाँ से आया है? ये एक डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? युगांडा का। युगांडा का ये एक डिस्ट्रिक्ट है और इसमें कब डिस्कवर किया गया? 1937 में। क्या चीज़? वेस्ट नाइल फीवर। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद ये सबसे पहले बर्ड्स में आइडेंटिफाई किया गया था और नाइल डेल्टा रीजन में इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ इन द ईयर 1953। तो फीवर जो है वो पहले ही हो चुका था लोगों को 1937 में। 1953 में फाइनली इस वायरस का आइडेंटिफिकेशन हुआ
और ये आइडेंटिफिकेशन किसने करा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। आगे चलते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एग्जैक्टली क्या है? पूरी दुनिया में किसी भी देश में जो प्रेस है इतनी ज़्यादा फ्री फील करती है अपने आप को, ये पूरा का पूरा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कॉन्फ्रेंस ऑन 3 मई 2024, यूनाइटेड नेशन ने, दैट इज यूनेस्को, यूनेस्को को फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनेस्को ने रिलीज करी है एक नई रिपोर्ट जो कि राइज अगेंस्ट वायलेंस को क्या करती है? इंडिकेट करती है। इसने हाईलाइट करा है कि वायलेंस जो है वो जर्नलिस्ट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और पिछले 15 साल में 15 ईयर्स में 44 जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई है वायलेंस के कारण। मतलब 44 जर्नलिस्ट की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वायलेंस। इट शोज द हाईएस्ट नंबर ऑफ किलिंग्स इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ किलिंग्स हुई हैं। हमारे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा किलिंग्स होती हैं। अब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या? ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है। एनुअल रिपोर्ट होती है जो कि कौन रिलीज करता है? ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग। कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इनका शॉर्ट फॉर्म है RSF। ये एक इंटरनेशनल NGO है जो कि फ्रांस से काम करता है और 2002 से एक्टिव है। इंडिया की पोजीशन जो है उसमें स्लाइट इंप्रूवमेंट मिला है फ्रॉम 161 इन 2013 टू 159 इन 2024। ठीक है, अब 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, इन्होंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक हासिल करी है और एरित्रिया जो था वो बॉटम पे था, उसके ऊपर सीरिया था। अब मैं अगर लिख के बताना चाहूँ तो नंबर 1 कौन है? स्वीडन। नंबर 2 याद रखना है, नंबर 3 याद रखना है। इंडिया का रैंक क्या है? नंबर 159 याद रखना है। फिर उसके बाद नंबर 179 कौन है और नंबर 180 कौन है, ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन है? एरिट्रिया। एरिट्रिया ये है सबसे लास्ट में। उसके बाद ये ई है, एरिट्रिया। उसके ऊपर कौन था? सीरिया 179 पे। सीरिया इज ऑन 179। उसके बाद नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन नंबर 1 नहीं है, नॉर्वे है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये जो है ये नंबर 1, 2, 3 पे आता है। नंबर 159 पे कौन है? इंडिया। तो यही जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी की सारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग, ये हो गया क्लियर। अगला, ये एक मैप है जो कि शो करता है कि कौन से एरियाज में प्रेस का फ्रीडम कर्टेल्ड है और लोगों की हत्या की जा रही है। एशिया वाला रीजन आपको दिख रहा होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा लाल दिख रहा है। वेनेजुएला जो आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा लाल दिख रहा है। फिर ये सारे एरियाज जो कि मेक्सिको के आसपास के हैं, इजिप्ट, सूडान, ठीक है, मिडिल ईस्ट पूरा, उसके बाद मंगोलिया फिर भी ठीक है, चाइना, नेपाल फिर भी ठीक है, चाइना, इंडिया, इन सब जगह एशिया पैसिफिक रीजन इसलिए इसको बोला गया कि ये पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा जो है हत्याएं हो रही हैं। पिछले 15 साल में 44 लोगों का यहाँ पर मर्डर हो चुका है, उनको मार दिया जा चुका है या फिर मिसिंग हो चुके हैं। ठीक है, इसके हिसाब से सबसे अच्छी सिचुएशन कहाँ है? ग्रीनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये है ग्रीन में। इसके अलावा यहाँ पर हमको दिख रहा है कोई एक देश, यहाँ पर हमको आइसलैंड दिख रहा है। ठीक है, बस यहाँ और आसपास कहीं कुछ नहीं दिख रहा। थोड़े बहुत ठीक ठाक कौन है?
ऑस्ट्रेलियन मीडिया और न्यूजीलैंड की मीडिया। तो यही था। अब थर्ड टॉपिक जो आज का है वो है यूनाइटेड नहीं, यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट करा क्या? लॉ अगेंस्ट वुमेन। लॉ अगेंस्ट वुमेन का वायलेंस, मतलब जो भी औरतों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है, यूरोपियन यूनियन ने उसके खिलाफ लॉ को अडॉप्ट करा है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने फॉर्मली अडॉप्ट करा एक लेजिस्लेशन जो कि कॉम्बैट करेगा वायलेंस अगेंस्ट इट्स 27 मेंबर स्टेट्स। टोटल यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज थी, 28 कंट्रीज। ठीक, इसमें से -1 हो गया जब ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन का एग्जिट। ठीक है, जब ब्रेग्जिट हुआ तब ये -1 हो गया। ठीक है, इस लेजिस्लेशन ने इंक्लूड करे मेजर्स अगेंस्ट फोर्स मैरिज, जो लड़कियों के साथ वहां पर क्राइम होते थे वो सारे इन्होंने मेंशन करे हुए हैं। फोर्स मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटेशन, ठीक है, और साइबर वायलेंस। एक कैटेगरी हो गई ये। दूसरी कैटेगरी क्या है? ऑनलाइन स्टॉकिंग एंड हरासमेंट, नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेजेस एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड हेटरेड। ये जो है, ये सारी की सारी उन्होंने बताई। अगला, यूरोपियन यूनियन एग्जैक्टली क्या है? 1947 में यूएसए ने सारे यूरोपियन नेशंस के पास जाके बोला, तुमको पैसा चाहिए, मैं तुम्हारी हालत सुधार सकता हूँ। तुम वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेटेड हो, इतने लुटे पिटे हो, मेरे से बात कर लो, मुझे बता दो, मैं सब सही करवा देता हूँ। तो जॉर्ज मार्शल ने मार्शल प्लान निकाला 1947 में, जिसमें 13.3 बिलियन डॉलर्स की एड इसको दी गई। ये एड दी गई यूरोपियन कंट्रीज को। यूरोपियन कंट्रीज को एड दी गई कितनी? 13.3 बिलियन डॉलर। 13.3 बिलियन डॉलर की एड मिली यूरोपियन कंट्रीज को। वेस्टर्न यूरोप, इसमें 16 देश थे। ये तो गए किसके साथ? ये गए यूएसए के साथ। अब जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें थे 4 देश। ये गए रशिया के मोलोतोव प्लान के साथ, जो कि अगेन एज अ कॉम्पिटिटर ऑफ मार्शल प्लान निकाला गया था। एक तरफ चल रहा था मार्शल प्लान, एक तरफ चल रहा था मोलोतोव प्लान। ठीक है, मार्शल प्लान और एक तरफ था मोलोतोव। ठीक है, ये क्लियर है। ये किसने बनाया? यूएसए ने बनाया। ये किसने बनाया? यूएसएसआर उस टाइम का ने बनाया। यहाँ पर कितने नेशंस? 4 नेशंस। यहाँ पर कितने नेशंस? 16 नेशंस। ठीक, 416 दोनों का कॉमन ईयर क्या है? 1947। हम जब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तब ये लोग ये काम कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है। रशिया ने ये बनाया। इसको क्या बोलेंगे हम? वेस्टर्न यूरोप। इसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न यूरोप। क्लियर है। अब इनिशियली जब यूरोपियन यूनियन बना, ठीक है, यूरोपियन यूनियन बना कैसे? अमेरिका ने जब इनकी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल हालत सुधारने की कोशिश करी तो सुधरने लगे थे। ऑब्वियसली हालत जो थी इन सबकी सुधरने लगी थी, जो कि अच्छा लग रहा था, बढ़िया था। पॉलिटिकल चीज़ें सही होने लगी थी, इकोनॉमिकल चीज़ें अच्छी होने लगी थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होने लगे थे। कहाँ पर? यूरोप में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई तो इनका जो पूरी इकोनॉमी थी सबकी बैलेंस आउट होने लगी। ठीक है, इस बीच में 6 देश बहुत अच्छा ग्रो करने लगे थे। कौन से कौन से? लग्जमबर्ग, जो कि आज की तारीख में भी रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक,
बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और इटली। ठीक, ये हो गई 6 कंट्रीज। इन 6 कंट्रीज ने मिलकर क्या बोला कि हम बनाते हैं अपनी एक काउंसिल, हम बनाएंगे यूरोपियन काउंसिल। इन्होंने बनाई अपनी एक यूरोपियन काउंसिल, उसका नाम रख दिया ईसी। अब ईसी जो था, ईसी बना, उसके बाद 1989 में क्या हुई, बर्लिन वॉल फेल। ठीक है, 1989 में क्या फेल हुई, बर्लिन वॉल। आयरन कर्टेन जो हुआ करता था वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के बीच की डिवाइडिंग लाइन, वो भी कोलैप्स हुआ। तो अब पूरा यूरोप एक है, सबने सोचा कि भाई हम सब मिलकर काम करेंगे। 1973 में डेनमार्क बोलता है और आयरलैंड बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम भी आना चाहते हैं तुम्हारे 6 लोगों की टीम में अलॉन्ग विथ यूके। तो 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूके की एंट्री होती है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर के साथ, 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड, यूके, इनकी हुई एंट्री। तो अब ये हो गए टोटल 9 मेंबर्स 1973 में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1981 में ग्रीस बोलता है मैं भी आऊंगा। 86 में स्पेन और पोर्चुगल बोलते हैं हम भी आएंगे। 1981 में ग्रीस आता है। ठीक, और 1986 में स्पेन एंड पोर्चुगल आते हैं। ठीक है, ये है कुछ ईयर्स जो आपको याद रखने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्लियर, ये 3 हो गए। अब ये सारे मिलाकर क्या बन गए, 12 नेशंस। तो ये जो टॉप ये 12 नेशंस आपस में बने, इन्होंने ही एक झंडा बनाया जिसमें 1 2 3 ऐसे ऐसे करते 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 आपने देखा होगा ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। अब नाउ दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ कि हम हैं असली यूरोपियन यूनियन, ईयू, यूरोपियन यूनियन। ईयू एस्टैब्लिश हो गई कब, 1993 में फॉर्मली। क्लियर है, यही चीज जो थी ये ईयू की एस्टैब्लिशमेंट मुझे बतानी थी। ये लोग एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पर कहां मिले, मैस्ट्रिच ट्रीटी के थ्रू। मैस्ट्रिच जो है वो नीदरलैंड का एक एरिया था। ट्रीटी नीदरलैंड में हुई थी। ठीक, ये हो गया मैस्ट्रिच ट्रीटी, नीदरलैंड में हुई थी एंड यूरोपियन यूनियन ऐसे हुआ एस्टैब्लिश। अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO की 65th बर्थडे मनी एक तरीके से। ठीक है, अपना 65th बर्थडे बनाया इन्होंने कब, 7 मई ऑफ 2024। 1960 में BRO एस्टैब्लिश हुआ था और उस टाइम पर इनके पास सिर्फ 2 प्रोजेक्ट थे। प्रोजेक्ट टस्कर जो कि अब वर्तक कहलाता है, जो ईस्ट में था, और प्रोजेक्ट बीकन, नॉर्थ इंडिया का प्रोजेक्ट मिला था इनको। उसके बाद आज की तारीख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पास 18 तो स्टेट्स में है प्रोजेक्ट्स और 11 यूनियन टेरिटरीज में है प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब 11 नहीं, 3 है यूनियन टेरिटरीज के अंदर प्रोजेक्ट, ओके,
और 18 प्रोजेक्ट इनके पास 11 स्टेट्स मिलाकर हैं। ठीक, उसके बाद अब ये पिछले साल की रिपोर्ट अगर हम देखें तो 2023 एंड 24 में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट कर लिया 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल इन्होंने बनाया जो कि बलीपारा 4 द्वार तवांग रोड पर बना। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश पे बनाया, वो इनका ही बनाया हुआ प्रोजेक्ट था। अब इनका अपकमिंग जो कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ होने वाला है, जो कि 4.1 किलोमीटर लंबा तिनकुनला टनल बनेगा। ये जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होने वाला है एट 15,800 फीट वंस इट इज कंप्लीटेड। इससे पहले अभी करंटली क्या है, चाइना का मिला टनल जो कि 15,590 फीट पर है। अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या है मोटो कि श्रमेण सर्वम साध्यम, मतलब एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। क्लैट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हार्ड वर्क से हर कोई चीज़ अचीव कर सकते हो। अब चलते हैं हम कहाँ, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो है वो इसके 28वें डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल किसके, डीजीबीआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स। ठीक, इन्होंने कब अपनी पोजीशन संभाली थी, 30 सितंबर 2023। इन्होंने किसको सक्सीड करा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कोई कुछ भी पूछेगा आपके पास आंसर है। अब व्लादिमीर पुतिन जो है वो 5th टर्म के लिए बन गए हैं प्रेसिडेंट। ठीक, इनको 5th टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है एंड रशिया में 6 साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं फॉर द 6 years। ठीक है, रशिया में 6 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है। व्लादिमीर पुतिन ने क्या करा, 15 साल अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग में फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ऑफिसर जैसे केजीबी में बिताए। इसका फुल फॉर्म आप गूगल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फुल फॉर्म है, बोलने में भी पढ़ने में भी पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि रशियन में, इसलिए हम इसको शॉर्ट में केजीबी बोलते हैं। केजीबी में फॉरेन इंटेलिजेंस और डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी थी जो कि कहाँ थी, सोवियत यूनियन की थी। इसमें इन्होंने काम करा। 1990 जब आया तब इन्होंने क्या करा, रिटायरमेंट ले लिया। कहाँ से, केजीबी से। ठीक, तो हम अगर पूरा टाइमलाइन बनाना चाहें तो 1990 केजीबी से हो गया रिटायरमेंट, किसका, पुतिन का। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा आगे क्या रास्ता था प्रॉपर। हाँ, तो पुतिन जो थे वो सोपचाक नाम के एक मेयर था, उसके बन गए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। ठीक है, जो सोपचाक नाम का मेयर था वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेयर था इसका, सेंट पीटर्सबर्ग का। ये बन गए उसके एडवाइजर। ठीक है, सोपचाक जो था वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेयर था, ये उसके बन गए एडवाइजर। अब उसके बाद इन्होंने सोपचाक का कॉन्फिडेंस जीता। उसके बाद ये अपनी एबिलिटी ऑफ गेटिंग थिंग्स डन और बाय 1994 इन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी मेयर बनकर अपनी लाइफ की पहली ऑफिशियल पोजीशन को अज्यूम किया। किसमें, सरकार के अंदर। 2 साल बाद पुतिन जो है वो मॉस्को शिफ्ट हो गए। यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्टाफ ज्वाइन करा, प्रेसिडेंशियल स्टाफ एज अ डिप्यूटी टू पावेल बोरोदिन जो कि क्रेमलिन का चीफ एडवाइजर था। उसके पास ये डिप्यूटी स्टाफ में गए काम करने के लिए। अब इसके बाद लेनिनग्रेडर एनाटोली चुबाइस के ये हो गए क्लोज और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में ऊपर जाना चालू कर दिया। 1998 में प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने पुतिन को डायरेक्टर बना दिया, किसका, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी का डायरेक्टर बना दिया गया किसको, पुतिन को, जो कि अब एक डोमेस्टिक सक्सेसर थी किसकी, ये थी केजीबी की सक्सेसर। ठीक है, इसके बाद तुरंत क्या हुआ कि पुतिन जो है वो सेक्रेटरी बन गए किसके, इन्फ्लुएंशियल सिक्योरिटी जो उनकी काउंसिल है
सिक्योरिटी काउंसिल के भी ये क्या बन गए, सेक्रेटरी। उसके बाद अब क्योंकि येल्सिन जो थे, बोरिस येल्सिन प्रेसिडेंट थे, ये अपना सक्सेसर ढूंढ रहे थे। अपना सक्सेसर ढूंढते ढूंढते इनकी नज़र पड़ी पुतिन पर। पुतिन पर जब इनकी नज़र पड़ी, उन्होंने देखा कि भाई इसके पास तो सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं चाहता हूँ। तो इन्होंने, खुद तो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया किसको, पुतिन को। अब पुतिन जो था वो इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, जो येल्सिन था, उसके बाद अगले प्रेसिडेंट कौन बने, वो बने व्लादिमीर पुतिन 1999 से 2008 तक। 2008 में ये चुनाव हारे। इससे ये चुनाव हारते हैं मेदवेदेव ने मार्च 2008 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते। पुतिन को क्या बोला कि आप बन जाओ मेरे यूनाइटेड रशियन पार्टी के चेयरमैन, और आप एक काम करो कि कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी आप ही रहो, ठीक है, 2008 में। तो 2008 से 2012 यहां तक पुतिन प्रेसिडेंट नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर थे रशिया के। 2012 में वापस जीत गए। अब यहां पर इस वाली करंट गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो हैं ये, मिखाइल मिशुस्तिन को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, जो कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ने तुरंत अप्रूव कर दिया। अब सर्जी शोइगु जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको बना दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट था, एंड आई होप के यहीं पर हम कंक्लूड कर सकते हैं अपना लेक्चर। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहें, सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग में डालते रहें, एंड प्रॉपर रिवीजन से आप इंश्योर करोगे कि आपका आगे का भी पार्ट पूरा अच्छे से दिमाग में बैठता रहेगा। पीछे वाला पार्ट जो है वो भी आप जो पढ़ चुके हो बेसिकली, वो भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप के नेक्सस 2.0 के करंट अफेयर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हो। अगली सीरीज़ फिर कभी और हम जून जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स करेंगे। थैंक यू सो मच।